Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 BST Previous Year Question Paper Series. और ये सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर साल सीबीएसई अपने कुछ फेवरेट टॉपिक्स को हर बार रिपीट करता है. कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कभी केस स्टडीज. पर मोर और लेस वो टॉपिक्स हमेशा ही सेम रहते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं सीरीज में उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर वो पिछले साल एमसीक्यू में आया था और इस साल डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो हमें वो सब कुछ बनना चाहिए. तो हम इसको उतनी डेप्थ से सारे क्वेश्चन पेपर्स को कवर करेंगे. इसके पहले हम 2025 के पेपर को कवर कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 2024 के पीवाईक्यू को. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है पहली केस स्टडीज का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी यहाँ पे बात की गई है. और ऑप्शंस देखकर समझ में आ रहा है ये फेयोल के प्रिंसिपल्स की ही में से किसी एक की बात होगी. तो वैनगार्ड इज अ कंपनी manufacturing footwear for men, women, children has been earning consistent profit for the last many years. It has a democratic style of working. डेमोक्रेटिक स्टाइल कौन सी होती है? जहां पे सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं. Workers are encouraged to develop and carry out the plans for improvement in the organization. Varun, who is working in the production department, gave a suggestion that which resulted in 10% reduction in the cost of the shoes. Suggestion लिए जा रहे हैं. And then he was rewarded for this suggestion. अगर वो suggestion अच्छा हुआ तो उसके लिए reward भी दिया जाता है. तो ये कौन सा प्रिंसिपल इसके बारे में बात करता है? That is initiative. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. एस्पिरिट द कॉप से कहता है ये प्रमोट करता है टीम स्पिरिट को. ये कहता है आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी. तो कोई भी अगर सक्सेस मिलती है तो उसके लिए सिर्फ एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है, वो क्रेडिट सबको मिलना चाहिए. वही अगर किसी से गलती होती है तो सिर्फ वही पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, टीम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग गोल होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका अलग मोटिव होता है. तो मैनेजर्स को पहले तो ये ट्राई करना चाहिए कि दोनों का गोल एक ही डायरेक्शन में आ जाए. लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो फिर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए. देन इक्विटी. ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस और जेंडर, एनीथिंग. किसी के बेसिस पर भी कोई काला है, गोरा है, लड़का है या लड़की है, छोटा है, लंबा है, किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. बढ़ते हैं आगे. सेकेंड आता है एज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स वर प्रोहिबिटेड इन दिल्ली फ्रॉम 1 जुलाई 2022. तो विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज रिफर्ड हेयर? तो बिजनेस एनवायरमेंट के टोटल 5 डायमेंशंस होते हैं. पहला इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. तो यहां पर कौन से एनवायरमेंट की बात हुई है? दैट इज लीगल एनवायरमेंट. एंड हाउ वी केम टू नो? क्योंकि लीगल एनवायरमेंट में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि लॉज, एक्ट्स, जैसे कंपनीज एक्ट की बात हो, फेमा एक्ट की बात हो, इंडस्ट्रियल एक्ट, कंपटीशन एक्ट. इसके अलावा ऑर्डर और जजमेंट. तो जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आपके पिलर्स होते हैं. लेजिस्लेचर, देन आता है एग्जीक्यूटिव और देन आता है जुडिशियरी. तो लेजिस्लेचर बनाती है लॉज और एग्जीक्यूटिव देते हैं ऑर्डर, और कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो जजमेंट देते हैं. तो किसी भी एक्ट, ऑर्डर और जजमेंट की बात हो या फिर किसी भी रूल की बात हो तो ये सब किस में आता है? लीगल डायमेंशंस में. इसके अलावा कुछ लीगल पॉलिसीज होती हैं जैसे लाइसेंस लेना या फिर लेबलिंग पे कुछ वार्निंग्स देना. तो जैसे ये भी एक रूल है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा कुछ भी उसमें लिखना, या फिर एनवायरमेंट पे चेक रखना. ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये लीगल डायमेंशन का पार्ट है. तो कोई भी रूल, ऑर्डर, जजमेंट या लॉ या एक्ट की बात चले तो लीगल एनवायरमेंट में जाना है. जबकि इकोनॉमिक में क्या क्या आता है? तो इकोनॉमिक में बात होती है इंटरेस्ट रेट की, या फिर इन्वेस्टमेंट की, या फिर मनी की, या फिर नेशनल इनकम, एक्सेट्रा. टेक्नोलॉजिकल में बात होती है रोबोटिक्स की, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, चिप्स, एक्सेट्रा. देन पॉलिटिकल में आता है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. इसके अलावा कभी भी किसी भी मूवमेंट का नाम आ जाए जैसे स्किल इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट का पार्ट होता है. देन आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है.
तो पहला, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगी, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको पनिश करूंगी, दैट इज नेगेटिव। तो काम करने पर अगर कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा हो तो पॉजिटिव, पर काम ना करने पर कोई पनिशमेंट मिल रही हो दैट इज नेगेटिव। और मोटिवेशन दोनों तरह से काम करता है, ट्रू। देन मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस as the individuals are heterogeneous in their expectation, perceptions and reaction। तो हर एक इंसान heterogeneous होता है, मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है, सबकी जरूरतें अलग हैं, सबकी चाहतें अलग हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, जिसकी वजह से किसी पर्सन को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसी पर्सन का बिहेवियर है वो किस चीज से मोटिवेट होगा ये डिपेंड करता है उसकी नीड के ऊपर, और किसी पर्सन की नीड को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे मोटिवेट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो both statements are true। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो उसकी ट्रिक है पापा प्लीज गिव कोल्ड ड्रिंक। नाउ पापा पी से हो जाएगा साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इसका मतलब होता है कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, इसको कोई और सामने वाला पर्सन फोर्स नहीं कर सकता। तो आई कांट फोर्स यू कि आपके पास 5 मिनट है, फटाफट से मोटिवेट हो जाओ, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है एक इंटरनल फीलिंग है, एक अंदर से एक फीलिंग आती है, कोई भी बाहर का पर्सन उसे फोर्स करके आपसे करवा नहीं सकता। देन प्लीज पी से हो जाएगा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर आपने काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। फिर आता है गिव से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड है तो वो हमेशा ही गोल को अचीव करने के लिए ही बिहेव करेगा। तो अगर आपने किसी को मोटिवेट कर दिया है तो उसे बार बार सुपरवाइज करने की जरूरत भी नहीं है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमेशा ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। फिर है कोल्ड से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि किसी पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है उसकी नीड पर, और किस पर्सन को क्या जरूरत है, क्या उसको दे तो वो मोटिवेट फील करेगा, इसे एनालाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। देन ड्रिंक से आएगा डायनामिक एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसलिए इसलिए क्योंकि अगर आपने किसी पर्सन को मोटिवेट किया तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहेगा, आपको हर छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद आपको दोबारा ही मोटिवेट करना पड़ेगा, और हर बार मोटिवेशन का तरीका चेंज करना पड़ेगा, इसलिए डायनामिक है। तो एक ही तरीका हर बार काम नहीं करता। तो आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच रेडी करके आई, सेम मैंने आज वही स्पीच आपको बोली और आप बहुत मोटिवेटेड हो गए। अगले दिन वही सेम स्पीच मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, फिर 3-4 दिन के बाद वही सेम लाइनें मैंने दोबारा रिपीट कर दी। तो कुछ टाइम के बाद वो आपको बोर करने लगेगा, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा। तो सेम तरीका बार बार किसी पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकता। तो पापा प्लीज गिव कोल्ड ड्रिंक, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, प्लीज से हो जाएगा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, गिव से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कोल्ड से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ड्रिंक से डायनामिक एंड कंटिन्यूअस। देन फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंस है, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो इसे हम पहले करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि क्यों जरूरी है, फिर केस स्टडीज पे आते हैं। तो इसके कुल मिला के आपके पास 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कंज्यूमर कभी आपके पास रिपीटेडली आएगा ही नहीं। तो कंज्यूमर, आप चाहते हो कि आपका कंज्यूमर आपके पास रिपीटेडली आए, और साथ ही में वो और कंज्यूमर को भी आपके बारे में बताए, ताकि आपकी कस्टमर बेस इंक्रीज हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना होता है, उसके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं करना होता है। तो दैट मीन्स आपको उन्हें प्रोटेक्ट करके चलना होता है। देन बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। तो क्योंकि हर एक बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहा है और तभी वो अपने प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, तो उसकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि वो सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न करे। दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक बिजनेसमैन की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स मैनी ग्रुप्स, जिसमें आपके कंज्यूमर्स आते हैं, आपके एम्प्लॉयज आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, मैनी पीपल, जिसमें से कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले फुलफिल करनी चाहिए। फिर आता है मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। पहले के टाइम पे एथिक्स सिर्फ प्रोफेशन में ही फॉलो करना होता था। दैट मीन्स अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं या फिर आप लॉयर हैं, तो ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप अपने कुछ मॉरल वैल्यूज फुलफिल करेंगे। लेकिन आज प्रेजेंट के टाइम पर बिजनेस में भी कुछ एथिक्स होते हैं जिसे फॉलो करना जरूरी है। अगर आप उन एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो योर बिजनेस इज नॉट मोर देन, या वी कैन से इट्स नॉट मोर देन अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो आप बेसिकली आप क्राइम कर रहे हैं अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करते हैं। देन आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो कभी भी कोई भी सरकार का पर्सन आपकी फैक्ट्री में, आपकी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा।
ओके, तो अगर आप खुद से ही कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते या आपने ठान लिया कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना ही है, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी बच जाती है। और अगर आपकी इमेज अच्छी है तो कभी भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपको तंग नहीं करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपकी फैक्ट्री में आता है, विजिट करता है या फिर कभी भी इंटरफेयर करता है, तो उससे 3 चीजें नुकसान होती हैं। पहला, टाइम जा रहा है। अब जब तक वो इंस्पेक्टर आपकी फैक्ट्री में है, आप अपना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। दूसरा, पैसा जा रहा है। अब वो अगर आया है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, पेनल्टीज लगेगी। और तीसरा, रेपुटेशन खराब होती है। जब पब्लिक देखती है कि बार बार आपकी फैक्ट्री में कोई इंस्पेक्टर आ रहा है विजिट करने के लिए, तो उन्हें एक डाउट जाता है कि मे बी आप कंज्यूमर के साथ कुछ गलत कर रहे होंगे या फिर आप कुछ मिलावटी वाला सामान बेच रहे हो एक्सेट्रा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद से ही कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर इज द किंग पिन। इसके बिना कोई भी मार्केट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूमर आपके बिजनेस पे बने रहे, लगातार आते रहे, तो उसके लिए भी आपको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। तो नाउ यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, मॉरल जस्टिफिकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट इंटरवेंशन? तो आप इसे रीड करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। Navya went to the supermarket for grocery shopping. She bought 1 kg of bajra from the supermarket. On reaching home, when she opened the packet, she found worms inside it. She was disappointed and told her son about the same. Her son asked her to check the label. When she checked the label of the packet, she found that bajra flour was stale and beyond the expiry date. She approached the salesperson at the supermarket, who replaced the bajra flour immediately. When she thanked the salesperson, she was told that it was the policy of the supermarket to satisfy the customer. He further told that satisfied customer not only lead to repeat sales, but they also provide good feedback to the prospective customer, which helps in increasing the customer base of the business. तो अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखते हो तो वो बार बार आपकी दुकान पे आता है, रिपीट सेल्स करता है, रिपीट सेल्स होती हैं। देन अगर वो अच्छा फीडबैक देगा तो आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। जो प्रेजेंट में आपसे सामान नहीं भी खरीद रहे हैं वो भी फ्यूचर में आपसे सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? दिस इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट? तो इनमें से सोशल एनवायरमेंट का पार्ट क्या नहीं है? ना सोशल एनवायरमेंट का पार्ट क्या क्या होता है? तो ये है, इसकी ट्रिक वैसे है रेड क्यूटी। आर से हो जाता है रिजर्वेशन एंड विमेन। तो रिजर्वेशन वर्ड यूज किया जाए या फिर विमेन के बारे में कुछ बात हो तो सोशल का पार्ट होता है। ई से एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर आपको एजुकेशन देने की बात हो, लिटरेसी रेट की बात हो या फिर हेल्थ क्वालिटीज या हेल्थ कॉन्शियस लोगों की बात चल रही हो तो भी वो सोशल एनवायरमेंट है। डी से डिमांड एंड ट्रेंड। तो लोग क्या डिमांड करते हैं या क्या मार्केट में अभी फैशन में चल रहा है, क्या किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। क्यू से क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एटीट्यूड। लोगों की एटीट्यूड किसकी तरफ मूव कर रहा है और वो कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, ये भी इसके अंदर आएगा। एंड टी से ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। किस चीज का फेस्टिवल चल रहा है, अभी क्या ट्रेडिशन है। इसके अलावा बर्थ रेट और डेथ रेट की बात हो या फिर फैमिली और किसी हैबिट की बात हो, किसी परिवार की या उसके में जो लोग हैं उनकी हैबिट्स की बात चल रही हो, तो ये भी किसके अंदर आएगा? सोशल के अंदर। तो इसमें हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फैमिली। तो फैमिली सोशल का पार्ट है, हैबिट्स सोशल का पार्ट है, एजुकेशन सिस्टम एंड इलिटरेसी रेट ये भी सोशल का पार्ट है। तो कौन सा एक सोशल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? दैट इज रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और एक किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टमेंट इज इकोनॉमिकल एनवायरमेंट या इकोनॉमिकल डायमेंशन। बढ़ते हैं आगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, इसमें असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं। जब भी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको डाउट जाए, पहले रीजन रीड करो और फिर असर्शन पे आओ। तो व्हेन एन एसेट इज टेकन ऑन लीज, द फर्म पेज लीज रेंटल्स टू यूज इट एंड अवॉइड इन्वेस्ट ह्यूज सम्स रिक्वायर्ड टू परचेज इट। जब भी कोई एसेट लीज मतलब किराए पर अवेलेबल होता है तो फर्म को सिर्फ उसके रेंटल चार्जेस ही पे करने होते हैं, जिसकी वजह से उसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। तो कोई चीज अगर किराए पर अवेलेबल है तो आप उसका किराया पे करोगे, तो इस केस में आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है जो आपको एसेट को खरीदने पे लगाना पड़ता है। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज वे रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट, देयरबाय रिड्यूसिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसकी वजह से जब भी आपको लीजिंग फैसिलिटीज मिलती हैं तो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है,
तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होने लगता है। तो बोथ आर ट्रू, और समझ में आ रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ हम बात करें कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। तो ये 8 फैक्टर्स हैं जिसको आप ग्रुप्स में याद रखेंगे। पहला नेचर एंड स्केल। नेचर में आता है कि क्या वो फर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी या वो ट्रेडिंग यूनिट थी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो खुद ही रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके बेचती है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर उसे बेचती है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिनिश गुड बनाने के लिए आपको मशीन्स लगेंगी, तब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। जबकि अगर आप ट्रेडिंग यूनिट हो, आप एक जगह से सामान खरीदते हो और दूसरी जगह बेचते हो, तो उस सामान को बनाने के लिए आपको मशीन्स चाहिए ही नहीं होंगी, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। नाउ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, फिक्स्ड एसेट में भी मतलब मेनली आपकी मशीनरीज होती है, उसे एक्वायर करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप मशीन से काम करवाते हो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो ज्यादा लगेगा, पर मशीन आपको चाहिए ही नहीं। अगर आप ट्रेडिंग फर्म हो तो कम लगेगा। नाउ स्केल में भी दो आते हैं, लार्ज स्केल में काम करते हो कि स्मॉल स्केल में। नाउ लार्ज स्केल में काम करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, अदरवाइज लेस। देन आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और टेक्निक्स में भी दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव मेथड। कैपिटल इंटेंसिव में हम क्या करते हैं, मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। और लेबर्स में हम मशीन्स का यूज नहीं करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, तो उस कंडीशन में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। देन टेक्नोलॉजी, अगर आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली अपग्रेडेशन आते हैं, कि आज आपने कोई मशीन लगवाई, 1 साल के अंदर अंदर उसमें अपग्रेडेशन आएगा, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। जबकि अगर ये अपग्रेडेशन काफी स्लो है कि आज आपने मशीन लगवा ली, अब 10-12 साल तक कुछ अपग्रेड होगा ही नहीं, तब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। फिर आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ का मतलब है कि अगर आपको नियर फ्यूचर में ज्यादा ब्रांचेस एक्सपांड करने हैं या फिर ज्यादा लेबर्स को हायर करना है, कुछ भी ऐसा ग्रोथ दिख रहा है, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। पर नियर फ्यूचर में कोई ब्रांचेस एक्सपांड नहीं करने, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में एंटर करना। मतलब अगर आप आज पेन बना रहे हो तो कल से पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, डस्टर, ऐसी कई सारी चीजें बनाना शुरू कर देना। तो अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, अदरवाइज कम लगेगा। कोलैबोरेशन, अगर कोई और पर्सन है जो आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि 50-50 फिर शेयर करोगे ना, आप आधा आप अमाउंट पे करोगे और आधा वो, तब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। पर अगर कोई कोलैबोरेशन का स्कोप नहीं है, सारा पैसा आपको ही डालना है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। फाइनेंस एंड लीजिंग, जो अभी हमने देखा, अगर लीजिंग मतलब उधार पे कोई भी सामान अवेलेबल है तो उसे खरीदने का पैसा बच जाएगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। लेकिन उधार पे अवेलेबल नहीं है तो आपको पूरा मशीनरी की प्राइस पे करनी पड़ेगी, तब पैसा ज्यादा जाएगा। फिर आता है मैच द टर्म्स गिवन इन द कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम 2। तो आप पहले कॉलम 2 रीड करिए जहां पर ज्यादा डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और फिर ट्राई करिए आइडेंटिफाई करने में कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला है अ नेम, टर्म, साइन, symbol, design or some combination of them used to identify the products and differentiate them from the competitors। तो उसका चाहे नाम हो या फिर कोई सिंबल हो या फिर कोई भी डिजाइन हो जो उस प्रोडक्ट को बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड, है ना। सिर्फ नेम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने नेम भी बोला है, सिंबल भी बोला है, साइन भी बोला है, तो हर एक चीज का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या होता है, ब्रांड। देन अ ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपकी मर्जी के अलावा कोई उसे यूज कर ही नहीं सकता, तो उसमें आपको राइट्स मिले हुए हैं, तो ये क्या होता है, ट्रेड मार्क। ओके, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा एंड ए का सेकंड हो जाएगा। देन दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल। अटरेबल का मतलब होता है कि आप उसको बोल नहीं सकते, तो जिसको आप बोल नहीं सकते बट वो मार्क है, तो कोई भी मार्क है आपकी ब्रांड का जो आप देख सकते हो या उसको देखकर आप पहचान सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट की बात चल रही है, लेकिन आप उसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, ब्रांड मार्क। जैसे नाइकी का ये सिंबल, तो इसे आप सिर्फ बोल सकते हो, मतलब आप सिर्फ इसे देख सकते हो, इसे देखकर आप पहचान सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है, पर इसे आप बोल नहीं सकते, बोल के नहीं बता सकते। वैसे ही एडिडास का कुछ ऐसा सिंबल, तो ये आप देखकर पहचान सकते हो कि एडिडास
के चीजें होंगी, लेकिन आप उससे बोल के नहीं बता सकते सिंबल को, तो ये क्या है, ब्रांड मार्क। देन दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिससे आप बोल सकते हो, तो बोलने वाला क्या हो जाएगा, ब्रांड नेम। तो बी का हो जाएगा फोर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, देन फर्स्ट एंड थर्ड, 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दिए नहीं है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। देन 12th क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से फैक्टर की बात चल रही है। अभी हमने सारे कवर किए, नेचर, स्केल, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड देन कोलैबोरेशन एंड लीजिंग। तो 8 फैक्टर्स थे, उन्हीं में से किसी एक की बात चल रही होगी। तो कनाड लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी started in 2014 under Make in India initiative of the government of India. Expecting higher growth in future, it developed higher capacity in the current year, taking advantage of the subsidies provided by the government. This would enable the Kannada Limited to meet anticipated higher demand quickly. For this, Kannada Limited invested huge amounts in fixed assets, leading to the higher requirements of fixed capital. क्योंकि उसे लग रहा था कि फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ने वाला है, तो उसका एडवांटेज लेने के लिए उसने अभी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया और उसे काफी सारे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी इसके लिए। तो ये कौन सा वाला फैक्टर था, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ा। फिर वही सेम चीजें जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। देन आपको अभी बताना है द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें मेनली रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनली जो कंपनीज में काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक को हायर कर रहे हो कि वो उस वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करे, दैट इज इंटरनल। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो ताकि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके, दैट इज एक्सटर्नल। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे एक्सटर्नल वाले हैं, तो आपको बस बताना है कि इसमें से कौन से सोर्स की बात चल रही है। तो many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices. Such job seekers can be valuable source of manpower. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise. तो यहाँ पे बात चल रही है कैजुअल कॉलर्स की। Now कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, जो कि कंपनीज में कैजुअली कभी कभी विजिट करते रहते हैं और वो कुछ इंक्वायरी करते हैं रिगार्डिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन। तो हम उसका क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, जो कि पूरे साल में हमारे पास विजिट किए थे, तब हमारे पास जॉब पोजीशन थी नहीं खाली, तो हमने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन उनका जो सीवी था हमने अपने पास रख लिया था, जो उनका बायोडाटा था या फिर उनका जो सीवी कहेंगे वो हमने अपने पास रख लिया था। अभी इन फ्यूचर जब भी हमारे पास किसी भी जॉब की वैकेंसी आएगी तो हम उन पर्सन को कॉल कर देंगे और उन्हें बुला लेंगे। तो जहां पर एक सारे एप्लीकेंट्स का डेटाबेस तैयार करके रखा जाता है या एक लिस्ट मेंटेन की जाती है जिन्होंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था पहले, उसमें से अगर आप किसी को मंगवा रहे हैं, दैट इज कैजुअल कॉलर्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, फैक्ट्री के गेट के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने वर्कर्स की, इतने अनस्किल्ड लेबर्स की जरूरत है, तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो जॉब के लिए अप्लाई कर दो, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये कुछ पर्सन होते हैं जिनके गांव में रह रहे काफी लेबर्स के साथ उनके कॉन्टेक्ट होते हैं। तो हमें जब भी कोई लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स, तो हम कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर वो एक लार्ज टीम हमें अरेंज करके देते हैं। देन आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अगर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर वहां पर आपके फाइनल एग्जाम्स होने से पहले ही आपका इंटरव्यू करते हैं और आपको जॉब ऑफर करते हैं, दैट इज कैंपस सिलेक्शन। तो आपके कॉलेज में आकर आपको जॉब ऑफर करेंगे। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज शोन इन द पिक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर गिवन बिलो। तो ये रेफ्रिजरेटर की पिक्चर किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आई थी। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बना हुआ था। तो एक आपकी फ्रिज की फोटो थी जहां पे उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड। एक लोगो बना हुआ था, ऐसा कुछ लोगो बना हुआ था, सिंबल भी था, ये भी था, और कुछ और भी डिटेल्स लिखी हुई थी लाइक द प्राइसिंग, लाइक द अदर थिंग्स ऑफ द अबाउट द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्या चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो ब्रांड नेम तो था ही, ब्रांड मार्क भी था और ट्रेड मार्क भी था, तीनों चीजें थी। तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर नहीं सकते, तो आप क्या सिलेक्ट करते हैं, लेबल, क्योंकि लेबल में सारी चीजें आ जाती है, उसका नाम भी आता है, उसका मार्क भी आता है, उसके बारे में अदर डिटेल्स सब कुछ इसमें कवर होती है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन।
तो फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। उसकी ट्रिक है कैश काउंटर्स ऑफ कॉफी। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कौन से सोर्स से पैसा रेज करना है। मेनली आपके पास दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है डेट, उधारी का पैसा, जो फिक्स टाइम पीरियड में आपको वापस करना ही पड़ेगा, और अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो सामने वाले पर्सन आपके एसेट को बेचकर भी पैसा रिकवर कर लेंगे। देन आता है इक्विटी, जिसे कहते हैं ओनर्स फंड, जो आपको लाइफ टाइम में कभी वापस करना ही नहीं होता, बस आपको हर साल उस पर डिविडेंड देना होता है, और वो भी अगर प्रॉफिट हो तो देना है, प्रॉफिट नहीं हो तो नहीं देना है। ओके, तो कौन से सोर्स से पैसा रेज करना है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन। ना इसकी ट्रिक क्या है, कैश काउंटर्स ऑफ कॉफी। कैश से हो जाएगा कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, काफी अच्छी है, तो फिर आप डेट प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उस केस में आपको इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन खराब है तो आपको डेट प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में अगर आपने उनको इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वो आपकी कंपनी के एसेट बेचकर भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो उस केस में आपको डेट नहीं प्रेफर करना चाहिए। तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट, अदरवाइज इक्विटी। कंट्रोल कंसिडरेशन, जब भी अगर आपने ओनर्स फंड के थ्रू पैसा लिया होता है, मान लो शेयर्स इशू करके पैसा लिया है, तो सामने वाला पर्सन भी आपकी कंपनी का ओनर बन जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी के ओनरशिप राइट्स या फिर कंट्रोल पावर्स किसी और के साथ शेयर हो, तो फिर आपको डेट से पैसा लेना चाहिए। जबकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी और के साथ कंट्रोल शेयर करने में, तो आप इक्विटी ले सकते हो। फिर आता है रिस्क। रिस्क जनरली डेट में ज्यादा होता है, इक्विटी में कम होता है, पर फिर भी आपको एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटी में रिस्क सबसे कम है। जहां रिस्क कम होगा वहीं उसी सोर्स से पैसा रेज किया जाएगा। देन कॉस्ट में भी सेम है, जहां पे कॉस्ट कम लगेगी उसी सोर्स से पैसा रेज किया जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है सिक्योरिटी को मार्केट में इशू करने का कॉस्ट। नाउ कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या फर्क है? कॉस्ट मतलब कि मेरे पास अगर दो बैंक के लोन अवेलेबल थे, एक मुझसे 10% इंटरेस्ट ले रहा था और दूसरा 12% इंटरेस्ट, तो इसमें कॉस्ट ज्यादा है, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसमें कॉस्ट कम है तो इसे सिलेक्ट किया जाएगा। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है सिक्योरिटी को इशू करवाने वक्त जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, अंडर राइटर के चार्जेस होते हैं, तब कुल मिला के जो भी आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो उसकी एड वगैरह करवाने में जो भी खर्चा लगता है उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जिस सिक्योरिटी का फ्लोटेशन कॉस्ट हाई रहेगा उससे फंड रेज नहीं किया जाएगा, जिस सिक्योरिटी में कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा उसी सोर्स से पैसा रेज किया जाएगा। देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये क्या होते हैं? आपके कुछ ऐसे खर्चे जो कि रेगुलर खर्चे हैं, जैसे कि रेंट देना या फिर एम्प्लॉयज की सैलरी देना या फिर वेजेस देना एक्सेट्रा। तो अपने रोजमर्रा के जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, इसका मतलब बिजनेस करने का ऑलरेडी खर्चा बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको डेट लेकर इंटरेस्ट का खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो इजिली आप डेट ले सकते हो। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो फिर इक्विटी ले लो, वो सेफ रहेगा, और अगर कॉस्ट कम है दैट मीन्स आप इजिली इंटरेस्ट वगैरह आपकी पेमेंट कर लोगे तो आप डेट ले सकते हो। एक जो बीच में छूटा था वो था स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो पूरे कैपिटल मार्केट में 4 फेजेस आते हैं, पहला बूम, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी। बूम मतलब बिल्कुल तेजी है, फिर रिसेशन मतलब धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, डिप्रेशन मतलब पूरा ही नीचे चला गया, और रिकवरी मतलब अब सुधार हो रहा है। फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। अगर बूम पीरियड होता है मतलब मार्केट में तेजी होती है तो कोई भी पर्सन इजिली आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, तो फिर आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हो। अगर डिप्रेशन पीरियड है, मार्केट में वैसे ही मंदी है, तो कोई भी आपके शेयर्स खरीदने में डरेगा, तो फिर आपको डेट से ही पैसा रेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे। इसमें कौन सा फाइनेंसिंग डिसीजन का फैक्टर नहीं है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, कैश फ्लो पोजीशन भी होता है, कंट्रोल कंसिडरेशन भी होता है, बट डाइवर्सिफिकेशन ये एक फैक्टर नहीं है। बढ़ते हैं आगे। फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिपॉजिटरी। तो जैसे आप बैंक अकाउंट, अगर आप जैसे आपको बैंक में जाकर बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, और वो बैंक अकाउंट क्या करता है, आपके फिजिकल नोट्स को, करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करता है। वैसे ही अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं फिजिकल फॉर्म में, और आप चाहते हो कि वो आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो, तो कौन सा अकाउंट ओपन करवाना होता है? डीमैट अकाउंट। और ये अकाउंट कहाँ ओपन होता है? तो ये अकाउंट ओपन होता है डिपॉजिटरी के पास। वो अलग बात है कि आप डिपॉजिटरी में फिजिकली जा नहीं सकते, तो आप एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि कोई ब्रोकर वगैरह होगा,
या फिर किसी ऐप के थ्रू आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जैसे एंजल वन ऐप्स वगैरह आ गए हैं जो कि ब्रोकर का काम करते हैं और वो आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो इन ऐप्स का यूज करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। पर ये अकाउंट कहाँ ओपन होगा? डिपॉजिटरी पे। पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, एक तो NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो 2 ही है, NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, सर्विसेज लिमिटेड, ऐसे सर्विसेज है। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर आता है डैश मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो आपके मैनेजमेंट में दो टर्म्स होते हैं, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। तो एक ये इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करना। तो अगर मैंने कहा था कि आज के दिन ये 1000 यूनिट हो जाने चाहिए, तो आज अगर टाइम हो जा रहा है, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव। बट एफिशिएंट का मतलब होता है कम से कम खर्चे पे वो काम करके दिखाना। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट की बात चल रही है, क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। एक सेकेंड, एफिशिएंसी। नेक्स्ट 18th, which of the following is the function of top level management? Now top, bottom, middle, अगर आपने 2025 का पेपर किया होगा तो अभी तक आपको रियलाइज हो गया होगा कि काफी सारे टॉपिक्स हैं जो उस वक्त भी आए थे, इसमें भी आए हैं। ठीक है, तो काफी टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो आप अगर 5 साल के क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो आपका आसानी से 80 में से 70 तो आप स्कोर कर ही लेंगे। तो ये इतने सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। बस करना ये है कि उस क्वेश्चन को आप सिर्फ ऐसे मत सॉल्व करो कि ओके MCQ आपने देख लिया किसका ये आंसर है, क्योंकि वो रिपीट नहीं करेगा, एज इट इज क्वेश्चन नहीं देगा, पर टॉपिक सेम देगा ना, कुछ घुमा फिरा के देगा। अगर पहले MCQ था तो अब डिस्क्रिप्टिव देगा, पर टॉपिक सेम रखेगा। तो बस आप उसको डिटेल में पढ़िए और 5 साल के वो आपके मोर देन इनफ होंगे। ओके, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल के फंक्शंस को आप याद रखते हैं विद द ट्रिक मिस्टर OP वॉज लेट इन सोसाइटीज कमिटी, और इस कमिटी में एक ई एक्स्ट्रा है। तो कमिटी में एक ई एक्स्ट्रा है। मिस्टर में M से हो जाएगा मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। R से रिसोर्सेज को असेंबल या अरेंज करके देना। O से ऑब्जेक्टिव्स, ये बताना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और प्लान्स एंड पॉलिसीज, मतलब ये भी बताना कि आप एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्टिव को कैसे और कब अचीव करने वाले हो, उसकी प्लान्स और पॉलिसीज बनाना। देन वॉज से हो जाएगा वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जानी चाहिए, लंबे टाइम तक चलती रहे और अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करे, तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल हो। लेट से हो जाएगा लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलना, ये भी टॉप लेवल का काम होता है। देन इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या जिस तरीके का प्रोडक्शन आप कर रहे हो उससे सोसाइटी को कुछ भी इम्पैक्ट हुआ तो उसके लिए टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल है। देन कोऑर्डिनेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके लिए भी टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल है। तो मिस्टर OP वॉज लेट इन सोसाइटीज कमिटी। M से मिडिल लेवल की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना। R से रिसोर्सेज को असेंबल करना, ऑब्जेक्टिव्स बताना, प्लान्स एंड पॉलिसीज डिटरमाइन करना, वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ा तो, और कमिटी से कोऑर्डिनेशन, E से एनवायरनमेंट। इसमें वो चीजें जो आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि हर बार हर एक मतलब चीज की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वेलफेयर वर्ड उसने कई बार यूज किया हुआ है, तो वेलफेयर आपको याद होना ही चाहिए। देन एनवायरनमेंट और सोसाइटी को लेकर इम्पैक्ट, ये कुछ टर्म्स हैं वो जो ज्यादातर वो रिपीट करता ही है। ठीक है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो लोअर डिपार्टमेंट एप मैरिड फर्स्ट लाइन कुकू। नाउ एप का मतलब होता है एक बंदर की प्रजाति होती है, और कुकू का मतलब होता है कोयल। तो लोअर डिपार्टमेंट एप मैरिड फर्स्ट लाइन कुकू। नाउ लोअर से हो जाएगा लोअर लेवल की एक्टिविटीज को इंटरप्रेट करना, उन्हें समझाना कि क्या काम करना है। फिर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, जैसे परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट को क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो उन्हें एक्सप्लेन करना। देन एप से आता है अपॉइंटमेंट, रिक्वायर्ड पर्सनल को हायर करके लाना, उनका इंटरव्यूज करना, ये सब मिडिल लेवल का काम होता है। एम से मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज,
जो उनके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने का काम भी मिडिल लेवल करते हैं. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एक्चुअल में बॉटम मैनेजर्स को ही कहते हैं, बॉटम लेवल मैनेजर्स को ही कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कि वर्कर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, उनके कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. सेकेंड फिर मिडिल और थर्ड टॉप लेवल. तो सबसे फर्स्ट लाइन कौन से होते हैं? बॉटम. तो बॉटम लेवल मैनेजर्स ने अगर कुछ भी काम गलत किया है तो उनकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिडिल लेवल. फिर आता है कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स. तो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट या कॉपरेट करने का काम होता है मिडिल लेवल का. ओके, तो कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल भी करता है, मिडिल भी करता है. बस टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा और मिडिल लेवल सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी और अपने डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंश्योर करता है. तो लोअर डिपार्टमेंट एप, मैरिड, फर्स्ट लाइन, कुकू. लोअर से लोअर लेवल की एक्टिविटीज को इंटरप्रेट करना, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को अरेंज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना. एप से अपॉइंटमेंट, मैरिड से मोटिवेशन, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड कुकू से कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन. बॉटम लेवल की ट्रिक हो जाएगी प्रॉब्लम इज वेस्टिंग मोर लॉयल्टी इन रिलेशनशिप्स. प्रॉब्लम से हो जाएगा प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स. तो प्रॉब्लम्स वर्कर्स की प्रॉब्लम्स और ग्रीवांसेस को समझ के उसे मिडिल लेवल को कम्युनिकेट करना, ये बॉटम लेवल का काम होता है. तो बॉटम लेवल जो होता है वो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है. तो वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो उसे ऊपर लेवल मैनेजर्स को बताने का काम कौन करते हैं? बॉटम लेवल. देन आता है आई से इंटरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कफोर्स. वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना कि काम कैसे करना है, कब करना है, ये भी मिडिल लेवल का काम होता है. फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. ये चेक करना कि वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं वो सारा प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. देन दूसरे ऐसे हो जाएगा सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. क्वालिटी तो अच्छी हो ही, पर साथ में काम करते करते कहीं किसी वर्कर को डैमेज नहीं हो जाए, एक्सीडेंट ना हो, ये भी देखना इन्हीं का काम होता है. वेस्टिंग से हो जाएगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. कहीं कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त किसी भी रॉ मटेरियल्स का वेस्टेज नहीं हो रहा हो, कुछ वेस्ट मतलब जनरेट नहीं हो रहा हो, ये इंश्योर करेंगे. एम्प्लॉयज या मतलब वर्कर्स के मोरल बूस्ट करना. जब उन्हें काम करने का मन नहीं हो तब भी उनसे काम निकलवाना, उनकी लॉयल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब अगर आपके वर्कर्स आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि बॉटम लेवल मैनेजर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया. फिर इंस्ट्रक्शन से वही रिपीट हो रहा है ये. और लास्ट आता है रिलेशनशिप. तो वर्कर्स का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाए रखने का काम करते हैं बॉटम लेवल. तो प्रॉब्लम इज वेस्टिंग मोर लॉयल्टी इन रिलेशनशिप्स. प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स. आई से इंटरेक्शन, एस से स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मोरल बूस्ट करना, लॉयल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है वर्कर्स का विद द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा टॉप लेवल का काम है. दे इंश्योर देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल. तो उनके डिपार्टमेंट में सही लोग होने चाहिए, मतलब जो जितने लोगों की जरूरत है वो नेसेसरी पर्सनल वहां पे होने चाहिए. ये काम है अपॉइंटमेंट करने का. अपॉइंटमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल. तो टॉप लेवल का काम नहीं है. दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स. एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करना या वर्कर्स के साथ डील करना, ये भी किसका काम होता है? बॉटम लेवल मैनेजर्स का. तो ये भी टॉप लेवल का काम नहीं है. दे कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स. दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करने का काम मिडिल लेवल का होता है. दैट एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को एनालाइज करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. बढ़ते हैं आगे. फिर आता है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड in managing the enterprises are common to all organizations, whether economic, political or social. Identify the feature of management. तो मैनेजमेंट का पहला फीचर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है मल्टी डायमेंशनल. इसका मतलब होता है मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन. लोग जितने लोग चाहिए वो आ जाने चाहिए और वो सारे लोग अपना काम ठीक से करने चाहिए. वर्क मतलब जिस पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसको पर्पस अचीव हो जाना चाहिए. और ऑपरेशन मतलब पूरे काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पर्सन को एक छोटा सा टास्क मिलना चाहिए ऑपरेट करने के लिए. तो इसके बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन हुआ नहीं. कंटिन्यूस का मतलब होता है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ऐसा चलता रहता है. ये भी कुछ बात नहीं हुआ. डायनामिक का मतलब होता है इट इज एवर चेंजिंग.
तो मैनेजमेंट हमेशा एक जैसी नहीं होती है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंट में जब भी चेंज आएगा मैनेजमेंट को भी कुछ चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ बात नहीं हुआ। परवेसिव कहता है, परवेसिव जब भी वर्ड दिखे तो 3 चीजें बोलनी है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। तो परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट वर्क्स एवरी इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल डिपार्टमेंट्स इन एवरी लेवल्स। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या इवन घरों पर भी मैनेजमेंट होता है। तो ये कौन सा वाला फीचर डिनोट कर रहा है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। फिर आगे बढ़ते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मनी मार्केट। ना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों आपके फाइनेंशियल मार्केट्स के पार्ट है। ना मनी मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट में मनी मार्केट को अप्रोच किया जाता है टू डील विद द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो जब भी किसी को पैसा रेज करना होता है कम टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के अंदर अंदर आप वापस कर ही दोगे, तो वो पैसा कहाँ से रेज करते हैं? मनी मार्केट से। तो मनी मार्केट यूजफुल होता है शॉर्ट टर्म के पैसा रेज करने के लिए। देन इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो पार्टिसिपेट इसमें करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनीज हो गई, बैंक हो गई, सरकार हो गई। तो इन शॉर्ट आप याद रखें कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम और आप इंडिविजुअली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और इवन फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं कर सकते। तो कोई फॉरेनर हो या फिर रिटेल इन एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कोई कंपनी होनी चाहिए, बैंक होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन, सरकार, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स के थ्रू जब सरकार कुछ सिक्योरिटीज इश्यू करती है ताकि पब्लिक से पैसा मंगवाया जा सके। ट्रेड बिल्स मतलब कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स होते हैं, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। तो ये सब क्या होते हैं? इसके थ्रू भी पैसा रेज किया जाता है। सीडी और सीपी, तो यहाँ पर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स। ये हालांकि सारी चीजें आपके अभी सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, डिटेल सब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, देन ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। इसका मतलब जब भी मनी मार्केट से पैसा रेज किया जाता है तो एक ही इंस्टीट्यूशन से सारा पैसा चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे शेयर्स में क्या होता है कि किसी कंपनी को अगर शेयर्स इश्यू करने हैं तो हर एक इंसान 100-200 रुपए भी लगाएगा तो उसका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो अगर आप मनी मार्केट के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो तो किसी एक ही बैंक से सारा पैसा रेज करोगे या एक ही इंस्टीट्यूशन से सारा पैसा रेज करोगे, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, वो इसीलिए क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको सारा पैसा वापस करना ही होता है, तो ज्यादा टाइम तक पैसा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। रिस्क कम होता है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर कम है तो रिस्क भी कम होगा, और अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बट लोअर द रिस्क लोअर विल बी द प्रॉफिट। तो रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा। और फिर आता है कि कंपनी जनरली इसको प्रेफर करती है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब 2 तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स्ड कैपिटल जो कि फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया जाता है, वर्किंग कैपिटल जो कि करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया जाता है। तो नॉर्मली अगर आपको स्टॉक वगैरह, इन्वेंट्रीज या फिर करंट एसेट को लेना होता है तब आप इस मनी मार्केट से पैसा रेज करते हो। तो क्या होता है इसमें? शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिलता है तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है, रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम देना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की मतलब ये फुलफिल करता है। पार्टिसिपेंट इसमें हर कोई है, बस रिटेल और फॉरेनर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स। इसके अलावा कॉल मनी जिसके थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेती है, ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मनी मार्केट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन दिस मार्केट आर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये तो हमने पढ़ा अभी, ये तो ट्रू है। इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शंस इंटेल ह्यूज सम्स ऑफ मनी एज द इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे होते हैं क्योंकि जनरली एक ही पर्सन से सारा पैसा अरेंज किया जाता है। ट्रू। Participation in this market is by and large undertaken by institutional participants such as Reserve Bank of India, banks, financial institution, finance companies, etc. तो इसमें पार्टिसिपेट हर कोई पर्सन नहीं कर सकता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन ट्रू। इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज फॉल्स। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो सिक्योरिटी से आप इजिली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लिक्विडिटी होती है।
रिस्क कम होता है और रेट ऑफ रिटर्न भी कम मिलता है। तो इसमें जो डी पार्ट है, जो डी ऑप्शन है, दैट विल बी द इनकरेक्ट। ओके, इसके बाद हमारे एमसीक्यू सारे कंप्लीट होते हैं। अभी यहाँ से कवर स्टार्ट होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडीज क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके जो बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सारे डिस्क्रिप्टिव एंड केस स्टडीज। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी कमियां हैं, कुछ भी सजेशंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है, तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।